एनेक्सेशन ऑफ मैसूर। अब इसकी बात करेंगे कि आखिर यह मैसूर पर जो कब्जे वाली जो बात है यह कहता क्या है, ये राज्य हरण, यह क्षेत्र हरण जो है यह किस कंसेप्ट को बताता है। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने जो अंतिम टॉपिक किया था वो था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके बारे में हम लोगों ने बातें की थी और हम लोगों ने कहा था कि जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो एनेक्सेशन ऑफ मैसूर की बात करेंगे, जो पृष्ठ संख्या 18 पर है। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर में कहा जा रहा है कि मैसूर हैड मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंस एवर सिंस द एंड ऑफ द विजयनगर एम्पायर। मैसूर ने अपना स्वतंत्रता, अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखा जब विजयनगर एम्पायर का पतन हो गया, जब विजयनगर एम्पायर समाप्त हो गया, उस समय से मैसूर ने अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखा, यानी कि इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखा। वही लिखा हुआ कि मैसूर हैड मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंस एवर सिंस द एंड ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के बाद यह अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखा, इस पर किसी का कब्जा नहीं हुआ। लेटर ऑन, लेट ऑन नहीं है, लेटर ऑन है, एक आर छूटा हुआ है। लेटर ऑन इट एक्सेप्टेड द ऑथोरिटी ऑफ द मुगल। बाद में इसने मुगलों के ऑथोरिटी को, का जो प्रभुत्व था, का जो अधिकार था, का जो प्राधिकरण था, उसको इसने स्वीकार कर लिया, यानी कि कहीं न कहीं ये मुगल के अंडर में चला गया यह क्षेत्र। एट द टाइम ऑफ नादिर शाह इन्वेजन, जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ उस समय यह मुगलों के लगभग अधीन चला गया। मैसूर ट्राई टू असर्ट इट्स इंडिपेंडेंस। मैसूर जो है नादिर शाह के इन्वेजन के समय, यानी कि आक्रमण के समय, मैसूर जो है वो ट्राई किया, वो चाहा कि मैं अपने आप को स्वतंत्र कर लूं, यानी कि ये जो मुगलों का जो ऑथोरिटी जो मैसूर पर थोपा जा रहा है, जो उसने एक्सेप्ट किया था मजबूरी बस। नादिर शाह जब आक्रमण किया तो उस समय इसको लगा कि यह एक अच्छा मौका है मैसूर क्षेत्र को कि मैं अपने आप को आजाद करूं। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी द किंग ऑफ मैसूर चिक्का कृष्ण राज वाज पपेट इन द हैंड ऑफ हिज टू मिनिस्टर। अगर हम लोग 18वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय जो मैसूर का राजा था, जिसका नाम चिक्का कृष्ण राज था, वह एक कठपुतली बन चुका था अपने दो मंत्रियों के हाथ का, यानी कि उसके दो जो मंत्री कहते थे उसी के अनुसार यह चलता था, कठपुतली बन चुका था राजा। ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द रूल हैदर अली एन आइकॉनिक पर्सनालिटी रोज टू प्रोमिनेंस फ्रॉम द रैंक ऑफ एन आर्मी कैप्टन। ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ हिज रूल, आगे जैसे जैसे शासन चलता गया, हैदर अली एन आइकॉनिक पर्सनालिटी, हैदर अली जो एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व या फिर कहे तो एक बेहतर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, रोज टू प्रोमिनेंस फ्रॉम द रैंक ऑफ एन आर्मी कैप्टन। और यह जो है अपने आप को जिस रैंक पर, जिस पद पर था, वहां से इसने अपने आप को आगे बढ़ाया और यह रोज टू प्रोमिनेंस फ्रॉम द रैंक ऑफ एन आर्मी कैप्टन, यह अपने आप को आर्मी कैप्टन और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पदों पर ऊपर बढ़ाता चला गया। द मराठाज, द ब्रिटिश एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद वेयर जेलस ऑफ हैदर अली गवर्निंग पावर। अब चूंकि हैदर अली की बात हम लोग कह रहे हैं कि वो एक आइकॉनिक पर्सनालिटी था, वह एक ऐसा व्यक्तित्व था जो अपने आप में आकर्षण था, जो अपने आप में एक बेहतर था, चतुर था, चालाक था, होशियार था, समझदार था। ये सारी चीजें हैदर अली के बारे में कही जा रही है और इन्हीं सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, उस समय के जो मराठाज थे, उस समय के जो ब्रिटिशर्स थे, उस समय का जो हैदराबाद का निजाम था, वो हैदर अली से जलता था, ऐसा कहा जा रहा है। आगे, द ब्रिटिश मेड एन अलायंस विद द मराठाज एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद टू क्रश द पावर ऑफ हैदर अली। अब जो अंग्रेज था वो मराठा और निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ एक ग्रुप बनाता है, एक समूह बनाता है, ताकि ये तीनों मिलकर हैदर अली को खत्म कर सके, हैदर अली के शासन को खत्म कर सके, उसके शक्ति को खत्म कर सके, बर्बाद कर सके, समाप्त कर सके। A series of war was fought between Mysore and the company over a span of 32 years। और इसी के आधार पर बहुत सारे युद्ध हुए मैसूर और कंपनी के बीच में, यानी कि एक तरफ मैसूर, हैदर अली वाला मैसूर, और एक तरफ अंग्रेज वाला कंपनी, कंपनी के साथ मराठा था, कंपनी के साथ हैदराबाद का निजाम था। यानी कि एक तरफ कंपनी, मराठा, हैदराबाद का निजाम, और दूसरी तरफ
कौन? तो दूसरे तरफ मैसूर का शासक यानी कि हैदर अली, दूसरे तरफ मैसूर साम्राज्य। और ये जो युद्ध हुआ, बहुत सारे युद्ध हुए 32 सालों तक, 32 सालों तक अलग अलग बहुत सारे युद्ध हुए मैसूर और कंपनी के बीच में। पहले बात करेंगे हम लोग इंडिया बिटवीन 1772 टू 1785। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि भारत 1772 से लेकर 1785 के बीच में कैसा था, या फिर यहां पर क्या क्या बातें हुई, क्या क्या बातें दिखती है। तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग 1772 टू 1785 द टेरिटरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्लूडेड बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड बनारस। 1772 से 1785 के बीच में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र था, जो प्राधिकरण था, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस तक फैल चुका था। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द नॉर्दर्न किरकार्स, द पार्ट ऑफ सालसेट एंड द हार्बर ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड अदर माइनर पोर्ट्स। इसके अलावा ये नॉर्दर्न क्षेत्र की बात करें, अलग अलग बंदरगाह की बात करें, मद्रास वाले कुछ क्षेत्र की बात करें, बॉम्बे वाले कुछ क्षेत्र की बात करें, और भी अलग अलग बंदरगाहों की, छोटे मोटे बंदरगाहों की बात करें, वो सब इसके कंट्रोल में, नियंत्रण में आ चुका था। किसके नियंत्रण में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी कि अंग्रेजों के नियंत्रण में। द मुगल टेरिटरी इंक्लूडेड दिल्ली एंड अदर सराउंडिंग एरिया। ये जो मुगल टेरिटरी जो थे, जो दिल्ली और उसके आसपास के जो क्षेत्र वाले जो मुगल टेरिटरी, मुगल क्षेत्र थे, मुगल शासित क्षेत्र थे, वहां तक भी यह अपने नियंत्रण को फैला चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी। The autonomous territory of Awadh was bound in an offensive defensive alliance with the East India Company since 1765। एक जो ऑटोनोमस, जो एक अलग का जो क्षेत्र था, जो अवध क्षेत्र था, वो भी बाउंड हुआ, यानी कि उसको भी बोला गया मजबूरी में, वो भी, चाहे वो ऑफेंसिव हो, चाहे वो डिफेंसिव हो, चाहे वो आक्रामक हो, चाहे वो अपने आप को बचाने वाला हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए यहां पर अवध के साथ भी अंग्रेजों ने गठबंधन किया। और ये बात जो है 1765 से लेकर आगे तक चली, यानी कि 1765 में ये बात शुरू हुई। The north western part of India was under the Sikh clan who controlled the region around the Satluj. Northwestern Punjab, Multan, Sindh, Kashmir and Kashmir were under the rule of Muslims। अगर हम लोग उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात करें, भारत के उस समय के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात करें, तो उस समय यहां पर सिख धर्म के कुलों का, यानी कि सिख कुलों का शासन हुआ करता था, सिख लोगों का शासन हुआ करता था। वो क्षेत्र जो था वो सतलज नदी के आसपास का क्षेत्र, नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब यानी कि उत्तर पश्चिमी पंजाब, मुल्तान का क्षेत्र, सिंध का क्षेत्र, ये सब जो था ये सिख क्लैन यानी कि सिख वंश के या फिर सिख कुल के अंदर था, यानी कि यहाँ पर सिखों का शासन था, जबकि कश्मीर जो था वो मुस्लिम शासक के अंदर था। The Maratha dominated Western India, part of Central India from Delhi to Hyderabad and the land from Gujarat to Cuttack। अगर हम लोग मराठाज की बात करें तो उनका प्रभुत्व कहां कहां था? तो पश्चिम भारत में, कुछ मध्य भारत के क्षेत्र में, जहां पर दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक का क्षेत्र आता है, और गुजरात से लेकर कटक का क्षेत्र आता है। कटक अभी भारत देश के ओडिशा राज्य का एक नगर है। द निजाम ऑफ हैदराबाद रूल्ड द डेक्कन, हैदर अली रूल्ड ओवर मैसूर। हैदराबाद का जो निजाम था वो डेक्कन क्षेत्र में शासन करता था, और हैदर अली जो है वो मैसूर का शासक था। तंजौर एंड ट्रेवनकोर वेयर ऑल्सो अंडर हिंदू रूलर। और तंजौर और ट्रेवनकोर जैसे क्षेत्र जो थे वो हिंदू शासक के अधीन थे, यानी कि यहां पर हिंदू शासक का शासन था, यह हिंदू शासक का साम्राज्य था। अब हम लोग इंडिया बिटवीन 1772 टू 1785 की बात कर चुके हैं, 18 पृष्ठ से 19 पृष्ठ पर आ चुके हैं, और हम लोग बात कर रहे थे एनेक्सेशन ऑफ मैसूर का। तो अब एनेक्सेशन ऑफ मैसूर को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोगों ने देखा था कि 32 वर्षों के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए, तो अब कुछ युद्धों की बात करेंगे जो बड़े बड़े युद्ध हुए मैसूर यानी कि हैदर अली और इंग्लैंड यानी कि कंपनी के बीच में। इसमें हम लोग फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार की बात करेंगे, जो कि वर्ष
67 से 1769 के बीच में हुआ। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1779 से 1784 के बीच में हुआ। उसके बाद हम लोग सेकेंड के बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ मैसूर वॉर जो कि 1799 में हुआ। यहाँ पर टीपू सुल्तान इन सब का कंसेप्ट आएगा कि आखिर टीपू सुल्तान कौन था, वो हैदर अली से कैसे जुड़ा हुआ था, ये सारी बातें करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, जहां पर हम लोग कहेंगे कि सब्सिडरी अलायंस एंड द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल आर्मी क्या कहता है। ये सारी बातों को जानने के लिए आप लोगों को अगली कक्षा में आना होगा, वहीं पर हम लोग इस सारे चीजों की बात की शुरुआत करेंगे। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में।